नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आजकल हमारी श्रृंखला चल रही है विभिन्न विभिन्न विषयों पर आपको जानकारी देने की, उसी क्रम में आज हम आपको एक बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, जब हम अपने बच्चों की शादी ब्याह करने के लिए जाते हैं या वो समय आता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि लड़की कैसी मिलेगी, लड़का कैसा मिलेगा, अच्छी होगी या नहीं होगी, हमारे परिवार में एडजस्ट करेगी या नहीं करेगी। उधर लड़की के पक्ष वाले सोचते हैं दामाद कैसा मिलेगा, नक चढ़ा तो नहीं मिलेगा, सौम्य होगा, सरल होगा, कुछ नहीं मालूम होता है। बस जो घर वाले डिटेल्स दे देते हैं, या भाई ये डेट ऑफ बर्थ है, इतनी एजुकेशन है, ये पैकेज है, इस कंपनी में काम करता है, यही सब मालूम होता है। यही चीज़ लड़की के लिए भी मालूम होती है कि इतनी एजुकेशन है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, इतनी हाइट है और यहाँ जॉब कर रही है, होम लेडी है, जैसी भी। तो दोस्तों, आखिर कैसे मालूम हो कि ये लड़का और लड़की हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं है? पूरी दुनिया में इसका कोई मीटर नहीं बना, कोई मानक नहीं बना। ऐसा कौन सा मीटर है जो आपके मन में लगा दिया जाए और ये जान लिया जाए कि आपका मन कैसा है, आप हमारे बारे में कैसी धारणा रखते हैं, आप लोगों के बारे में कैसी धारणा रखते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कितना तरक्की करेंगे, हमसे जुड़ने के बाद हमारी पत्नी कितनी तरक्की करेगी या हमारा पति कितना तरक्की करेगा, संतान होगी कि नहीं होगी, संतान होगी तो बाधा से तो नहीं होगी, निर्बाध होगी या नहीं होगी, जीवन में हमें भौतिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सांसारिक सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे या नहीं, हमारा जीवन दीर्घायु है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि दोनों लोगों में से किसी का जीवन अल्पायु हो। ऐसा कोई भी मानक इस धरती पर नहीं बना है। हम लोगों का जीवन लड़ते झगड़ते तो नहीं बीत जाएगा। ये सारी चीज़ें जानने के लिए कोई भी मानक, कोई भी मीटर इस धरती पर नहीं बना है। दोस्तों, इसका केवल एकमात्र उपाय है और वो है ज्योतिष। जो हम लोगों की कुंडली होती है, जब वो परस्पर आपस में एक दूसरे से मिलाई जाती है, तब पता चलता है किसकी राशि क्या है, किसका लग्न क्या है, किसके ग्रहों का प्लेसमेंट क्या है, पंचम भाव का स्वामी कौन है, सप्तम भाव का स्वामी कौन है, वगैरह वगैरह। लोग क्या करते हैं आज की डेट में, अपने आप वो गए, उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद शादी बहुत अच्छी हो भी गई, लेकिन कुछ महीनों बाद ही दिक्कत परेशानियां सामने आने लगी। तब लगता है कि यार किसी रिश्तेदार ने बताया कि भैया कुंडली मिलवाई थी क्या, तो कहते हैं मैं कुंडली में बिलीव नहीं करता, हम लोगों ने तो रास्ते में ट्रेन में जा रहे थे, इस परिवार से मेरा परिचय हुआ, लड़की अच्छी लगी और मैंने शादी कर ली। ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों। आप प्रॉपर कुंडली मिलवाइए, राशियों का मैच कराइए, लग्न का मैच कराइए, अंश का मैच कराइए, नवमांश में कुंडली मैच कराइए, तब जाकर अपने बच्चों का विवाह संपन्न कराइए। अच्छा, कई लोग इस तरह भी मिला लेते हैं कि कुंडली तो है नहीं साहब, नाम से मिला लीजिए। अरे नाम से मिलाई हुई कुंडली कैसे आप उसको अप्रूवल में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्यों? आज मेरा नाम दीपेंद्र है, कल को मैं अपना नाम दिलीप रख लूँ, या कल मैं अपना नाम शाहरुख खान रख लूँ, या कल मैं अपना नाम अमिताभ बच्चन रख लूँ, तो मेरी तो राशि बदल गई। नाम से मैच कराना एक सिर्फ औपचारिकता है, अपने मन को संतोष देने की बात है। अदरवाइज नाम से मैच कराने को मैं महत्व नहीं देता और वैदिक ज्योतिष को इसका कोई महत्व नहीं देता। आप प्रॉपर कुंडली का मैच कराइए, राशियों का मैच कराइए, ग्रहों का मैच कराइए। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको एक बहुत अहम जानकारी ये देने जा रहा हूँ कि जब हमारी कुंडली मैच कराई जाती है, उसके जो 6 मुख्य बिंदु, मुख्य पार्ट होते हैं, वो ज़रूर मिलाना चाहिए। जैसे वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। ये 8 पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत आवश्यक होते हैं। इनमें जो शुरू के प्रमुख 4 हैं, वो अगर मैच ना भी करें तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो 5वीं है उसको कहते हैं ग्रह मैत्री। तो आज मैं
6 ग्रह मैत्रियाँ टोटल होती हैं जिनमें आप बिल्कुल शादी मत कीजिए, वर्जित है। उनमें से 3 ग्रह मैत्री के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा और 3 ग्रह मैत्री के बारे में आपको कल बताऊंगा। बहुत ध्यान से कॉपी पेंसिल लेके नोट कर लीजिए। अगर ये ग्रह मैत्री एक दूसरे की कुंडली में है और ऐसे योग हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, तो ऐसी कुंडली को फौरन कांटा मार दीजिए। कौन कौन सी ग्रह मैत्री है दोस्तों? पहली ग्रह मैत्री है सूर्य और शनि। अभी आप कैसे चेक करेंगे? अगर एक की कुंडली में चंद्रमा सूर्य की राशि पर बैठा हुआ है, यानी 5 नंबर की राशि पर अगर चंद्रमा बैठा है, मान लीजिए लड़के की कुंडली में 5 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है और लड़की की कुंडली में 10 नंबर की राशि पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसी कुंडली एक का स्वामी हो गया शनि और एक का स्वामी हो गया सूर्य। दोनों की आपस में जिंदगी भर खोखो लगी रहेगी, कभी भी समरसता और सौम्यता जीवन में नहीं आ पाएगी। वो कहेगा साहब मंदिर चलिए, बीवी कहेगी नहीं साहब मुझे तो डीजे पार्टी में जाना है। वो कहेगा साहब आज किटी पार्टी में चलिए, लड़की तो कहेगी नहीं साहब आज मैंने कथा का आयोजन किया है। हर चीज़ में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता रहेगा, तो ऐसी कुंडली से बचिए। दूसरी कुंडली जो होती है शनि और चंद्रमा की, यानी एक की कुंडली में अगर चंद्रमा 4 नंबर में बैठा है और दूसरे की कुंडली में चंद्रमा 10 या 11 नंबर में बैठा है, तो भी ऐसी कुंडली को कांटा मार दीजिए। क्यों? क्योंकि विष योग का निर्माण हो जाता है शनि और चंद्रमा जब आपस में कहीं से भी संयोग कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब दोनों की शादी करा दी जाएगी, तो जिसका भी चंद्रमा शनि की राशि में होगा, उसकी जो सोच होगी वो हमेशा नकारात्मक होगी, वो हमेशा पीछे चलने वाला होगा, वर्तमान युग के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेगा। और जिसकी राशि चंद्रमा की है वो हमेशा वर्तमान में रहेगा, नए नए इनोवेशन की तरफ उसका मन बढ़ता रहेगा। वो सोचेगा मेरे घर में नया टीवी हो जाए, ये एयर कंडीशन बदल दो, नया एयर कंडीशन आ जाए, नई स्कूटर आ जाए, नई कार आ जाए। लेकिन जिसकी शनि की राशि है वो हमेशा पीछे ही रहता रहेगा, हर चीज़ में उदासीन रवैया अपनाएगा। तो ऐसी स्थिति में शनि और चंद्रमा की जहाँ पर मैचिंग हो जाए, दोनों की कुंडली में कांटा मार दीजिए, जीवन सहजता और सरलता से नहीं चलेगा। तीसरी कुंडली जो है वो दोस्तों मंगल और शनि की। अगर एक का चंद्रमा मंगल की दोनों राशियों में से किसी एक राशि में आ जाए, मतलब एक का चंद्रमा 1 नंबर में लिखा हो या 8 नंबर में लिखा हो और दूसरे का चंद्रमा 10 नंबर में या 11 नंबर में लिखा हो, तो भी ऐसी कुंडली को कांटा मार दीजिए। क्यों? क्योंकि मंगल और शनि आपस में अति शत्रु हैं। उन लोगों में आपस में कभी भी मैचिंग नहीं होगी, हमेशा शत्रुता जैसा बर्ताव वो लोग आपस में करते रहेंगे। मंगल वाला कहेगा मैं तुम पे हावी होऊंगा और शनि वाला उससे दबने वाला नहीं है, तो दोनों में नोकझोंक परमानेंट चलती रहेगी, कभी भी समरूपता नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों कुंडली मैचिंग के वक्त अगर आपकी ग्रह मैत्री मैच कर जाती है, तब आप कुंडली को ओके करिए। इसके बाद अगला चरण आता है भकूट का, फिर आता है नाड़ी का, इसके बाद और भी योग होते हैं। मैं 3-4 दिन इसी विषय पर बोलूँगा। आज मैंने आपको 3 ग्रह मैत्री की जानकारी दी, कल मैं आपको अगली 3 ग्रह मैत्री की जानकारी दूंगा। आप लोग अपनी कुंडली में हमेशा मैच करिए, मिलाइए। अगर ग्रह मैत्री मैच कर रही है, एक दूसरे की राशि एक दूसरे से मैच कर रही है, तभी शादी को ओके कीजिए। आपका जीवन बड़ा सरल, सहज और सौम्य होता जाएगा। आपका जीवन सुखी होता जाएगा, वंश की वृद्धि होगी, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा। तो दोस्तों कुंडली का मिलान करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप लोगों ने 3 ग्रह मैत्री के बारे में समझा होगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, कल आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।